क्या आपने कभी आसमान की ओर देखा है और सोचा है कि ये रुई जैसे दिखने वाले कभी कभी काले कभी कभी सफेद हमारे ऊपर तैरते विशाल आकार का क्या है? ये है बादल। एक कवि की प्रेरणा और एक किसान की उम्मीद और हर किसी के लिए एक प्राकृतिक चमत्कार। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये खूबसूरत बादल आखिर बनते कैसे हैं? तो सबसे पहले ये कोई जादू नहीं है, ये है प्योर साइंस, जिसको विज्ञान कहता है। ये प्योर विज्ञान है। हमारे पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चक्रों में से एक है जल चक्र। और उस जल चक्र का एक शानदार हिस्सा है बादल का बनना। वो सब कुछ डिटेल में समझेंगे आज की अपनी इस वीडियो के अंदर। तो इसको समझने के लिए हमने इसको 3 भागों में बांटा हुआ है। पहला है वाष्पीकरण, दूसरा है संघनन, तीसरा है बादल का बनना और वर्षा। पहले वाष्पीकरण को समझते हैं। वाष्पीकरण ही क्या होता है पहले ये बता देता हूँ आप लोगों को। पानी का भाप बनने को ही बोलते हैं वाष्पीकरण। तो पहले इसी को समझेंगे हम। बादल बनने की कहानी शुरू होती है गर्मी से। आप लोगों को तो पता ही होगा कि सूर्य हमारा सबसे बड़ा ऊर्जा स्रोत है इंसानों के लिए, यहाँ तक कि जानवर पेड़ पौधों के लिए भी। जब सूरज की किरणें पृथ्वी पर मौजूद पानी जैसे महासागर हो, नदियाँ हो, झील हो, तालाब हो, इन सब पर पड़ती है तो पानी गर्म होता है। जब पानी को पर्याप्त मात्रा मिलती है, पर्याप्त मात्रा में गर्म होने लगता है, तो वो अपनी भौतिक अवस्था को बदल लेता है। यह तरल अवस्था को बदलकर गैसीय अवस्था में आ जाता है। इस गैसीय रूप को जल वाष्प कहते हैं और इस पूरी प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। आप इसे अपने घर पर भी देख सकते हो। आपको क्या करना है, गैस चलाना है फालतू में वीरान करने के लिए, अगर सच में देखना है तो। वैसे देखने की जरूरत नहीं है, देखा ही होगा अपने। पानी को जब उबालते हैं, बहुत ज़्यादा उबालते हैं तो उसमें भाप बननी स्टार्ट हो जाती है और वो फिर भाप धीरे धीरे से ऊपर की ओर उठनी स्टार्ट कर देती है। ठीक है, वही चीज़ रोज की टाइम, हर टाइम जब भी सूरज की गर्मी किसी भी पानी के ऊपर पड़ेगी, चाहे वो झील के अंदर हो, तालाब के अंदर हो, समुद्र के अंदर हो, तो ये प्रक्रिया लगातार चल रही है। यह जल वाष्प हवा से हल्की होती है, इसलिए यह धीरे धीरे ऊपर की ओर वातावरण में उठने लगती है। जैसे जैसे वाष्प ऊपर उठती है, यह महत्वपूर्ण नियम का पालन करती है। ऊंचाई के साथ तापमान कम होता जाता है। अब कल्पना कीजिए, गर्म भाप ऊपर की ओर जा रही है और ठंडी हवा के संपर्क में आ रही है। जैसे जैसे वह ठंडी होती है, वह सिकुड़ने लगती है, लेकिन अभी भी बादल नहीं बनी है। बादल बनने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज की आवश्यकता होती है। अब आता है हमारा दूसरा चरण, यानी संघनन। जल वाष्प ठंडी हो चुकी है, ठीक है, लेकिन उसे तरल पानी की बूंदें बनने के लिए किसी सहारे की जरूरत होती है। वह हवा से बस यूं ही तरल बूंदें नहीं बन सकती। ये सहारा होता है हवा में मौजूद बहुत ही छोटे छोटे कण। हम इन्हें संघनन केंद्र के नाम से जानते हैं। सोचिए, हवा में हर समय छोटे छोटे कण तैरते रहते हैं। जब ठंडी जल वाष्प इन कणों से टकराती है तो वो इन कणों की सतह पर जमा होना शुरू कर देती है। ये ठीक वैसे ही है जैसे किसी ठंडे गिलास के बाहर हवा की नमी पानी की बूंदों के रूप में जमा हो जाती है। वैसे तो ये बादल बन चुके हैं, लेकिन तीसरा के बिना नहीं बनते। तीसरा जो रूल रहेगा था, वो तीसरा क्या था, बादल का बनना। जब ये अरबों खरबों की संख्या में सूक्ष्म पानी की बूंदें एक साथ आती है और हवा में तैरती रहती है, तो वे हमें एक विशालकाय संरचना के रूप में दिखाई देती है, जिसे हम बादल कहते हैं। अब सवाल आता है, बादल हवा में कैसे तैरते हैं? इसका कारण है कि ये पानी की बूंदें इतनी छोटी और हल्की होती है कि हवा के जो झोंके होते हैं वे भी इनको ऊपर उठाए रखते हैं। बादल तब तक हवा में तैरते रहते हैं उनके अंदर मौजूद पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए। अब आता है कि बादल कितने प्रकार के होते हैं। तो आमतौर पर बादल 4 प्रकार के होते हैं। पहला है सिरस। सिरस बोले तो यानी सबसे ऊंचे उड़ने वाले, पतले और हल्के पंखे जैसे होते हैं वो बादल। दूसरा है क्यूमुलस बादल। वे होते हैं रोड के ढेर जैसे और साफ मौसम वाले बादल भी उनको कहा जाता है। तीसरे होता है स्ट्रेटस, परतदार, पूरे आकाश को ढकने वाले, अक्सर धुंध जैसे। चौथे होते हैं नीम्स, वर्षा लाने वाले बादल। बादल का बनना तो हो गया, अब बारी है पानी को वापस जमीन पर लाने की। बादल के अंदर सूक्ष्म बूंदें हमेशा गतिशील रहती है। ये बूंदें आपस में टकराती है और जुड़ती जाती है। जैसे जैसे वे जुड़ती है, उनका आकार बड़ा होता रहता है। इस प्रक्रिया को बूंद संलयन या टक्कर या मिलन भी कहते हैं। फिर एक समय ऐसा आता है जब ये बूंदें इतनी भारी हो जाती है कि हवा के झोंके भी इन्हें ऊपर नहीं रोक पाते।
फिर गुरुत्वाकर्षण अपना काम करना शुरू कर देता है। तो फाइनली जब ये बूंदें जमीन की ओर गिरना शुरू होती है तो ये वर्षा कहलाती है। और इसी तरह पानी वापस पृथ्वी की सतह पर वापस आ जाता है, नदियों, झीलों और महासागरों को दोबारा से भर देता है। और फिर सूरज की गर्मी पड़ती है, फिर भाप बन के उड़ती है, फिर वही जल चक्र शुरू हो जाता है। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि अब तक की जो हमने सीखा है उसको आसान और कम शब्दों में कैसे बयान कर सकते हैं। सिंपल सा, जब सूरज की गर्मी किसी भी पानी पर पड़ेगी, चाहे वो तालाब का हो, नदी का हो, तो उसमें से भाप निकलेगी। जैसे हम चाय बनाते हैं ना, चाय में से भाप निकलती है और वो उड़ जाती है, इसी तरीके से वो भाप तालाबों में से निकल कर और फिर वो भाप ऊपर की तरफ जाती है जहाँ बहुत ज़्यादा ठंडक होती है। ठंडक की वजह से ये भाप फिर से छोटी छोटी पानी की बूंदे में बदल जाती है। ये बूंदे हवा में उड़ती रहती है और जब बहुत सारी बूंदे एक साथ इकट्ठी हो जाती है तो ये बादल का रूप ले लेती है, जो हमें बादल के रूप में दिखाई देती है। और जब यह बूंदे बहुत भारी हो जाती है तो जमीन पर गिर जाती है, जिसे हम बारिश कहते हैं। सिंपल।